बैठे हैं। जनता सरकार मोर्चा के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो है संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। वर्तमान व्यवस्था जो चल रही है, जिसमें हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, लेकिन उसमें भारतीयता कहीं भी नहीं है। जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें भारतीयता कहीं नहीं है। तो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है जो हम पर व्यवस्था बाहर की थोप दी गई है, उस व्यवस्था के पैरेलल हमको अपनी व्यवस्था को खड़ी करनी है। अपनी का मतलब भारतीय व्यवस्था। अब सवाल आता है भारतीय व्यवस्था क्या है? तो समाज के कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बिंदु विषय होते हैं। उसमें शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, राजनीति और धर्म, और इन सबको सबसे मिलकर के बनता है एक समाज। अब ये जो चीजें हैं, उससे मिलकर के बनता है समाज। कौन सा समाज? भारतीय समाज। भारत में रहने वाले समाज में अगर भारतीयता ना हो तो फिर उसको भारत नहीं कहा जा सकता। ये जो हमारा शरीर है, इसमें अगर रूह ना हो, आत्मा ना हो, तो फिर इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। तो हम एक ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं कि सबसे पहले तो हमको ये जानना कि भारतीयता क्या है। ये जो मैंने इतने 6-7 विषय बताए, इनको पुनः भारतीयता के आधार पर स्थापित करना। जैसे शिक्षा है, अब आप शिक्षा को ले लीजिए। हमारा जो समाज है या हमारा जो जीवन है, एक मनुष्य होने के नाते, और ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों से मिलकर के ये सृष्टि बनी है। तो हमको एक जीवन जीना है, तो जीवन जीने के लिए, मानवीय जीवन जीने के लिए हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए हमको? अगर हम एक अच्छा मानवीय जीवन जीने के लिए हमको क्या चाहिए? नंबर 1 भोजन, रोटी। नंबर 2 कपड़ा। नंबर 1 रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज चाहिए। अब ये जो शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में चली हुई है, इस शिक्षा व्यवस्था में आप जब नजर घुमाओ, आप भी ज्यादातर शिक्षित ही होंगे। ज्यादातर यहां जो बैठे हैं वो शिक्षित हैं, और शिक्षित नहीं भी है तो परिचित हैं अपनी शिक्षा से। क्या आज की वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमको रोटी उगाना सिखाती है क्या? भोजन का जो रॉ मटेरियल है उसको उगाना सिखाती है क्या आज की शिक्षा व्यवस्था? नहीं। रोटी बनाना सिखाती है क्या? नहीं। ना रोटी उगाना सिखा रही है, ना रोटी बनाना सिखा रही है। तो ऐसी शिक्षा का हम क्या करें? जो सबसे पहला जीवन जीने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो है भोजन। तो भोजन को ना उगाना सिखा रही है शिक्षा, और ना ही बनाना सिखा रही। और उस शिक्षा व्यवस्था में हम क्या दे रहे हैं? अपनी कमाई। वो कहां दे रहे हैं? उस शिक्षा व्यवस्था में जो हमको जीवन की पहली जो जरूरत है उसमें भी उसका कोई योगदान नहीं है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है। अच्छा, जो हमको खेती करना सिखाते हैं, भोजन उगाना सिखाते हैं, वो कोई फीस लेते हैं क्या? कभी फीस मांगी उन्होंने क्या?
हमारे चाचा, ताऊ, बाबा, दादी, अड़ोसी पड़ोसी, कभी उन्होंने हमसे फीस नहीं मांगी, कभी हमको एहसान भी नहीं दिखाया कि हमने तुमको भोजन उगाना वो सिखाया, खेती करना सिखाया। भोजन उगाना का मतलब खेती खेती करेंगे तभी तो भोजन आएगा। और जब खेती हम तब करेंगे जब हमको खेती करना आता हो। शिक्षा का कोई योगदान नहीं है उसमें। तो उनका कोई, अब भोजन हमको जिन लोगों ने सिखाया उगाना, उन्होंने ना तो कोई फीस ली और ना ही हमको कोई एहसान दिखाया। अब भोजन उग करके वो घर में आ गया, अब उसको बनाना है। तो भोजन को बनाने में इस शिक्षा व्यवस्था का कोई योगदान? अच्छा, वो भोजन बनाना वो हमको किसने सिखाया? किसने सिखाया? हमारे गार्जियन ने, हमारी माँ ने, दादी ने, बुआ ने, बहन ने, इन्होंने हमको सिखाया। उन्होंने कोई फीस ले क्या? कोई फीस नहीं ली, कोई एहसान नहीं दिखाया, फीस भी नहीं ले, एहसान भी नहीं दिखाया, और हमको भोजन बनाना वो सिखा दिया। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था किस काम की है जो ना भोजन उगाना सिखा रही हो ना भोजन बनाना सिखा रही हो? तो उसमें और पूरी कमाई रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं और उन बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, कहां भेज रहे हैं? कुछ नहीं। अब अगला, रोटी हो गई, शिक्षा व्यवस्था कोई योगदान नहीं। अगला, कपड़ा। कपड़ा का रॉ मटेरियल कहां से आता? खेत से। उसको शिक्षा व्यवस्था सिखा रही है क्या? कपड़ा उगाना भी नहीं सिखा रही और कपड़ा बनाना वो भी नहीं सिखा रही। और जो कपड़ा उगाना जानते हैं और जो कपड़ा बनाना जानते हैं, वो शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है उनका। तो रोटी, कपड़ा, तीसरा मकान। मकान का रॉ मटेरियल कहां से आता? खेत से। वो भी खेत से ही आता, रॉ मटेरियल वहां से आया। अब मकान बनाना शिक्षा व्यवस्था सिखा रही है क्या? कोई मकान बनाना नहीं सिखा रही शिक्षा व्यवस्था। और जो सिखा रहे हैं और जो सीख रहे हैं मकान बनाना, मेरे विचार से मकान बनाना सीखते समय 800 लेता है वो, 1800 रुपए तो मिलते हैं उल्टा वापस सीखते समय। तो ये शिक्षा व्यवस्था हमको चाहिए क्या? तो ये शिक्षा व्यवस्था हमारी नहीं है। तो ये होगी शिक्षा, ये हमारी नहीं है। दो चीज होती है, एक होता है विज्ञान, दूसरी होती है तकनीक। विज्ञान होता है सार्वभौमिक और तकनीक होती है लोकल। किसके लिए? अगर हमको आजाद रहना है तब, हमको स्वतंत्र रहना है तब, हमको आत्मनिर्भर रहना है तब तकनीक चाहिए हमको लोकल। विज्ञान कहते हैं अगर हमको खेती करनी है, जब हम खेती करेंगे तो खेत की हमको क्या करना पड़ेगा? जुताई करनी पड़ेगी। वो यहां खेती करो तब भी खेत जुताई करनी पड़ेगी, अमेरिका में करो तब भी, चीन में करो तब भी, जापान में करो तब भी, दुनिया के कहीं भी धरती पर चले जाओ, अगर आपको खेती करनी है तो जुताई करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान होता है सार्वभौमिक, लेकिन जुताई हमको करनी कैसे है उसको तकनीक कहते हैं। अभी हम भोजन जो बना रहे हैं रसोई में, तो काय पे बना रहे हैं हम? गैस पर। गैस से बनती है ना रोटी। तो गैस किसी गांव के पास है क्या? तो हम आत्मनिर्भर हुए या परावलंबी हो गए?
ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही पहचान है हमारे आत्मनिर्भर होने की, आजाद होने की या गुलाम होने की। जब तक हमारे यहां घरों में कंडे से रोटी होती थी, लकड़ियों से रोटी होती थी, कोयला से रोटी होती थी, तो हम क्या थे? हम स्वतंत्र थे, उसको कहते हैं आत्मनिर्भर। अभी युद्ध किसका हुआ? ईरान का और अमेरिका का। युद्ध तो ईरान और अमेरिका का है, डिस्टर्ब हम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हो गए उनके ऊपर निर्भर। स्वावलंबन, स्वावलंबन होता है हम अपनी तकनीक, अपनी लोकल, वो हम जब तक अपनाते थे हम स्वतंत्र थे। किसी को होता रहो युद्ध, कहीं होता रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है? खेत में लकड़ी चाहिए, पशु चाहिए, कंडे चाहिए, तो हम आत्मनिर्भर थे। इसको कहते हैं लोकल तकनीक, हमारी अपनी तकनीक। अब हमने अपना गला कहां दे दिया? उनके चंगुल में। तो ये जो शिक्षा हमारी अपनी नहीं, और ये जो पूरी तरह हम अपने आंखों सामने, मतलब कोई पीछे की बात नहीं कर रहे। यहां कई हम मुझसे भी उम्र दराज बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा वो स्थिति है आज की स्थिति। गांव में पानी अपना नहीं है इस वक्त, किसी गांव में, भारत के किसी गांव में पानी नहीं है अपना, मतलब अपना मतलब अपने हाथ में नहीं है। बिजली आएगी तो हम पानी पिएंगे, अगर बिजली नहीं है तो पानी नहीं है। तो पानी छिन गया हमारे हाथ से। पानी हमारे हाथ में कब था? जब हमारे गांव में कुआं थे और तालाब थे, तो पानी हमारा था। खेत में होता था सन उगाया, रस्सी बनाई, गांव में लोहार होता था, उसने डोल बनाया, रस्सी बांधी, कुआं में डाली, पानी खींच लिया बाहर से। हमको कुछ भी लाना, वो कुछ भी नहीं पड़ा। तो आज बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, पीने के लिए भी नहीं है। खेती की तो बात ही छोड़ो, अब हमको खेती करनी है। खेती काहे से हो रही है? ट्रैक्टर से। काहे से चलता? डीजल से। डीजल किसी गांव के पास है क्या? किसी गांव के पास डीजल नहीं है, किसी गांव के पास बिजली नहीं है, किसी गांव के आवागमन के साधन क्या है? बाइक और 4 व्हीलर। काहे से चलते हैं? डीजल पेट्रोल से, वो भी किसी गांव के पास नहीं है। तो हम आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं या हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं? इसको, अगर हमारे पास अपने संसाधन नहीं है, अपने हाथ में नहीं है, तो हम गुलाम हैं। अब सरकारें क्या कर रही हैं? अब ये देखने की बात है, सरकार हमारे लिए काम कर रही है या किसी कंपनियों के लिए काम कर रही है? बिजली कंपनी के पास, डीजल कंपनी के पास, पेट्रोल कंपनी के पास, गैस कंपनी के पास, गांव के पास तो नहीं है। दूसरा, हमारी जो करेंसी है वो किसके पास है? वो भी कंपनी के पास है, बैंक के पास। अभी तो हाथ में कागज है सोने और चांदी की जगह, ये कागज भी जा रहा है, सीबीडीसी आ रही है, वो केवल मोबाइल में, वो मोबाइल से ही चलेगी, अभी कैश खत्म हो जाएगा। तो करेंसी भी दूसरे के हाथ में, पानी दूसरे के हाथ में, भोजन। अच्छा, जब हमारी अपनी खेती होती थी, हम डिपेंड नहीं थे किसी के ऊपर, तो हम हर घर कम से कम 6 महीने 1 वर्ष के लिए अपना घर में अनाज रखते थे। डिपेंड होने के लिए, हमको गुलाम बनाने के लिए क्या किया सरकारों ने? हमको मुफ्त में राशन देना शुरू किया। मुफ्त में, वो कहते हैं मुफ्त में राशन दे रहे हैं। तो राशन लाए कहां से? हमारा ही राशन है उगाया हुआ, वो पहले लूटा और लूट करके फिर हमको मुफ्त में देना, मुफ्त में देने का नाम किया उन्होंने, हमारा ही राशन लूट करके। अब उसमें क्या हुआ? जब वो हर महीने राशन आने लगा, तो हमने अपने घर में राशन रखना 6 महीने का और 1 साल का वो
वो बंद कर दिया। अब जिस तरह गैस का क्राइसिस आया, गैस की आपाधापी मची है पीछे, और ये नोट कर लेना, गैस ही नहीं, डीजल बंद होगा, पेट्रोल बंद होना है, गैस बंद होनी है, बिजली पूरी तरह बंद होनी है, इंटरनेट बंद होना है, ये सारी चीजें बंद होनी हैं। और जब ये सारी चीज बंद होंगी तो हमने जो 1 साल और 6 महीने के लिए घर में रखते थे राशन, वो रखना हमने कर दिया बंद, चूंकि हर महीने वहां से आ रहा है। जब डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली ये सब बंद होंगी तो राशन जो गांव में आता है सरकारी दुकानों पर, वो कैसे आता है? ट्रकों से आता है, ट्रैक्टरों से आता है, वो डीजल पेट्रोल से चलते हैं। और डीजल पेट्रोल हो गया बंद तो राशन आना गांव में वो बंद हो जाएगा, घर में है नहीं, क्या होगा? और ये होना है। ये आज यहां लालपुर में, रुद्रपुर में बैठ के मैं बता रहा हूं, ये होना है। बिजली जानी है, इंटरनेट जाना है, डीजल पेट्रोल बंद होना है, गैस बंद होनी है, बैंकिंग सिस्टम पूरा बंद होना है। अब आप कल्पना कीजिए जब बंद होंगे तो हमारे समाज की स्थिति, हमारे बच्चों की क्या होगी? भले किसी ने सोना, चांदी, नोट वो घर में रख रखे हों, वो खा तो नहीं सकते उनको। तो इसको कहते हैं गुलामी, इसको कहते हैं परावलंबन, दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाना, डिपेंड हो जाना पूरी तरह। और ये जो गांव आधारित व्यवस्था है, जो हमारा सामाजिक आपसी भाईचारा है, वही एक माध्यम है, वही एक पहचान है भारत की, भारतीयता की वही एक पहचान है। आपने पीछे देखा होगा जब देश में लॉकडाउन लगा एक फर्जी महामारी के नाम पर, तो शहरों को छोड़ छोड़ करके लोग कहां भगे? गांव के लिए। गांव कितना भी गरीब, पिछड़ा आज हम कहते हो, लेकिन फिर भी उन सभी लोगों को जो शहर से भगे थे उस समय, लॉकडाउन के समय में, सभी को गांव ने अपनी गोद में लिया, सभी को सहारा दिया, सभी को रोजी रोटी का साधन दिया। तो ये जो हमारे बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने गांव आधारित कल्चर को खड़ा किया था करोड़ों वर्षों से, वो हमारी चली, वो ऐसे नहीं की होगी उन्होंने। हर गांव स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, अपनी लोकल तकनीकी के आधार पर सारी व्यवस्थाएं उसकी चलें, शिक्षा गांव आधारित हो। आज किसी गांव के बच्चे ने कितना ही पढ़ लिख गया हो, चाहे वो डीएम हो गया हो, मतलब आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, सीए हो गया, कुछ भी हो गया हो, उसे इस देश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं पता उसको। वो उनके लिए काम करता है, कंपनियों के लिए। अपने लिए आज इस देश में कोई भी व्यक्ति वो काम नहीं करता अपने लिए, ना अपने लिए करता है, ना अपने परिवार के लिए करता है, ना अपने समाज के लिए करता है, ना अपने गांव के लिए करता है। वो काम करता है सुबह से लेकर शाम तक कंपनियों के लिए। ये बात हमको समझनी होगी। सुबह जब हम उठते हैं, उठते ही सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? कंपनी का हम जाते हैं शौचालय सबसे पहले। अब वो शौचालय में जरा आप जाना दोबारा और ध्यान देना कि मेरे गांव का क्या है इसमें। मग्गा कंपनी का, टोटी कंपनी की, जो सीट रखी है वो कंपनी की, बिजली की उसमें वायर है वो कंपनी का, बल्ब लगा हुआ वो कंपनी का, होल्डर है वो कंपनी का, चटकनी लगी हुई है वो कंपनी की, सब कुछ वहां पीछे वो जो सब कुछ कंपनी का। हमारा क्या है उसमें? गांव का उसमें कुछ नहीं है। उससे बाहर निकलते ही ब्रश आ जाता हाथ में और पेस्ट आ जाता हाथ में, वो कंपनी का। उसके बाद साबुन आएगी हाथ में, वो कंपनी की। उसके बाद चाय आएगी हाथ में, वो कंपनी की। सुबह से लेकर कोल्ड ड्रिंक, मतलब कुछ हो सुबह, मतलब पूरे दिन का हिसाब किताब लगाइए क्या क्या कंपनी का आ रहा है मेरे हाथ में, इसमें मेरे गांव का क्या है। और जब रात को सोने जाएंगे
तो मच्छर भगाने के लिए भी जो अलाउड कोयल लगेगी वो भी कंपनी की। तो हम रात दिन कमा रहे हैं और वो कमाया हुआ हमारा कहां जा रहा है? कंपनियों के पास। पहली कंपनी शिक्षा, शिक्षा से जुड़ी हुई कंपनी है टोटल। दूसरी कंपनी चिकित्सा से जुड़ी हुई, बजट बने हुए हैं घर के, ये शिक्षा का है, ये चिकित्सा का है, और ये हमारी न्याय व्यवस्था का है, ये बजट उसका है न्याय का, अपना कुछ नहीं है। और यहां तक है जिनसे सबसे ज्यादा लगाव होता है वो होते हैं हमारे बच्चे। उन बच्चों के लिए समय नहीं है हमारे पास, और जिन्होंने हमको पाल पनास कर बड़ा कर दिया इतना, उन माँ बाप के पास बैठने के लिए समय नहीं है हमारे पास। क्या आप बताइए भाई ऐसी कि ना बच्चों के पास बैठने के लिए समय है, ना माँ बाप के लिए पास बैठने के लिए समय है। पोती पोते, बाबा दादी की या पोती पोते इनकी आपस में बहुत बनती है, लेकिन नहीं, सूरज निकलने से पहले उनको उठाना, निला धुला करके, टाई वगैरह लगा करके, और वो दूसरे के हवाले कर देना, जाओ ले जाओ। बाबा दादी के पास बैठने का समय नहीं है भाई। कहां भेज रहे हो इन्हें पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए? क्या होगा उस शिक्षा का जब वो ना मेरे काम आ रही है, ना मेरे माँ बाप के काम आ रही है, ना बाबा दादी के काम आ रही है, ना बाबा दादी का समय उनके लिए काम आ रहा है? करना क्या है उसका? माँ बाप से पूछो कहां भेज रहे हो पढ़ने के लिए, काय के लिए? नौकरी कर लेंगे। स्कूल वाले को पूछो क्यों पढ़ा रहे हो इनको? ये नौकरी करेंगे, नौकरी लग जाएगी। सरकार से पूछो तुम क्या कर रहे हो? ये स्कूल वगैरह खोल लग गए, बच्चे पढ़ लिख लेंगे, शिक्षित होंगे, नौकरी लग जाएगी। बस नौकर बनाने के शब्द नौकर और गुलाम। जो सच्चाई है वो तो गुलाम है। थोड़ा शब्द है, जैसे किसी अधिकारी के पास जाओ आप, उससे आपको तुम हमारे नौकर हो तो उसको बुरा लगता है, और उससे कहो तुम पब्लिक सर्वेंट हो, बात एक ही है, तो वो खुद कह देता हाँ हम पब्लिक सर्वेंट है। नौकर कहोगे तो बुरा मानेगा वो। तो हम कहेंगे हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं गुलाम बनाने के लिए। नौकरी का मतलब गुलाम। नौकर बनने के बाद क्या करता हो? कुछ शब्द होते हैं रटे हुए, यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, फाइन सर, ये गुलाम के शब्द हैं। नौकरी का कॉन्सेप्ट भारत का नहीं है। भारत में कभी नौकरी का कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है। नौकर भारत में नहीं होते थे। ये नौकर का कॉन्सेप्ट जो आया है अंग्रेजों ने 1860 में लेकर के आए हो। उससे पहले नौकर नहीं थे भारत में, ये 1860 में आए। ये जो जितने भी सिस्टम बनाया उन्होंने, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी, दोबारा ऐसी क्रांति ना हो भारत में, उसके लिए ये सिस्टम बनाया था उन्होंने। सिविल सर्विस एक्ट 1860 का, इंडियन पुलिस एक्ट 1860 का, सीपीसी 1860 का, सीआरपीसी सब 1860 का, ये सारी व्यवस्था 1860 में उन्होंने बनाई कि भारत के लोगों को कंट्रोल करने के लिए, गुलाम बनाकर रखने के लिए, लूटने के लिए, इन्हीं को वेतन पर रखो, इन्हीं को नौकर बनाओ, और यही अपने ऊपर हुकूमत करें हमारे माध्यम से। ये सिस्टम सब पूरा का पूरा 1860 का। नौकर नहीं थे हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो सहयोगी होते थे, गांव में साजी होते थे, डंगवारी होते थे, सहयोगी होते थे एक दूसरे के, कोई मतलब नहीं है। तो शिक्षा हो गई, चिकित्सा, आप चिकित्सा को देख रहे होंगे, ये जो वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था है, चिकित्सा होती है, चिकित्सा के दो, एक तो है चिकित्सा विज्ञान, एक है चिकित्सा व्यापार। ये जो आज की चिकित्सा व्यवस्था है, चिकित्सा व्यापार पे खड़ी है। व्यापार कब चलेगा? हमारे स्वस्थ रहने पर चिकित्सा व्यापार वो नहीं चलेगा, वो हमारे बीमार रहने पर ही चलेगा। तो आज की जो चिकित्सा व्यवस्था पूरी वो बनाई ही गई है हमको परमानेंट बीमार रखने के लिए।
अगर आप एलोपैथी चिकित्सा के चक्कर में जाल में एक बार फंस गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको निकाल दे। और ये एलोपैथी चिकित्सा पूरी की पूरी व्यापार पर खड़ी है। व्यापार चलेगा जब आप बीमार रहोगे, जब हम बीमार रहेंगे। इसलिए अगर हमको स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहने के लिए हमको इस एलोपैथी चिकित्सा से बाहर आना पड़ेगा। हम बीमारियों के वजह से बीमार नहीं हैं, हम बीमार हैं एलोपैथी चिकित्सा की वजह से। S61 ready to connect. तो इसका ये हमको को थोड़ी हो जाए कम, तो ये चीज हमको बहुत अच्छे से ये समझनी होंगी। आज इस देश में इन बिंदुओं पर कोई काम नहीं कर रहा। हम सारा सिस्टम सरकारी, सरकार में बैठे लोग और प्रशासन में बैठे लोग जितना भी काम कर रहे हैं, आपको आश्रित बनाने के लिए, दूसरों का गुलाम बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। शासन में, प्रशासन में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। काय के लिए काम कर रहे हैं? अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमारा जो गांव है, हमारे गांव में जो सरकार के नुमाइंदे हैं दो, एक पंचायत सेक्रेटरी और एक लेखपाल। इनसे ज्यादा योग्य, इनसे पढ़े लिखे आदमी हमारे गांव में नहीं है क्या? मतलब ऐसा कौन सा काम है कि बाहर से ही व्यक्ति आकर के हमारे गांव की जमीन पर इसको जो है देखेगा, या हमारे विकास जो है बाहर का आदमी आके करेगा? हमारे गांव का आदमी नहीं कर सकता। हमारे गांव में, हर गांव में, भारत के में, अच्छा वो जो बाहर से आता है वो भी किसी गांव का है। तो बाहर का आदमी, गांव हमारा, बाहर का आदमी विकास करेगा उसका, बाहर का आदमी शांति स्थापित करेगा मेरे गांव में। बाहर का आदमी का उद्देश्य एक ही होता है, लूटना और लड़ाना। वो हमको लूटेगा, लड़ा करके हमको आपस में लड़ाएगा और फिर लूटेगा। चाहे वो लेखपाल हो, चाहे पंचायत सेक्रेटरी हो, चाहे पुलिस हो, मास्टर हो, जो भी बाहर से मेरे गांव में आ रहे हैं, सरकार के द्वारा भेजे गए, वो मेरे गांव का विकास से उनका कोई संबंध नहीं है। मास्टर आएगा, उसका कोई लगाव नहीं है। इस गांव के बच्चे होशियार हों, पढ़ें, कोई मतलब नहीं, उसको तो वेतन मिलता है। तो ये जो व्यवस्था है, ये हमारी भारत की व्यवस्था वो नहीं है। ये व्यवस्था अंग्रेजों ने खड़ी की थी भारत को लूटने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत को लड़ाने के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत को समाप्त करने के लिए, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसको भूल जाने के लिए, उसको भुलाने के लिए, और हमको आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए। ये सारी व्यवस्था उनकी करी हुई है। और हमको बताया गया कि हम 1947 में आजाद हो गए। 2 बार साल में हमको याद कराया जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी के हम 15 अगस्त को अंग्रेजों से मुक्त हुए थे और 26 जनवरी को हमने अपना गणतंत्र स्थापित हमने किया था, अपना संविधान स्थापित किया था। ये दुनिया के सबसे बड़े झूठ और सबसे बड़ा फ्रॉड है। इसको समझे बिना हम भारत को नहीं समझ सकते, भारतीयता को नहीं समझ सकते। भारत सोने की चिड़िया था और ये सोने की चिड़िया भारत था। ये कोई भारत का व्यक्ति नहीं, ये दुनिया के जो इतिहासकार हैं, 200 इतिहासकारों का लेखा जोखा है जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है। उनमें से एक है मैकॉले,
जिसकी शिक्षा पद्धति भारत में वर्तमान में वो चल रही है। मैकॉले ने जो भारत के बारे में बताया, वो भारत का असली गौरव, असली गाथा, असली जो भारत की आर्थिक संपन्नता थी, वो मैकॉले ने, जो बाहर का था और वो आया ही था भारत का अध्ययन करने के लिए कि भारत को हमें गुलाम बनाना है, आर्थिक रूप से उसको बर्बाद करना है, लूटना है। तो उसने 17 साल मैकॉले भारत में रहा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे भारत का उसने भ्रमण किया। 17 साल रहने के बाद 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद में उसका रिकॉर्डेड भाषण है जो भारत के बारे में बता रहा है। 2 फरवरी 1835 को मैकॉले कह रहा है कि मैं भारत गया, 17 साल रहा, 17 साल के भारत भ्रमण में मुझे भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं मिला, एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं मिला, एक भी व्यक्ति चोर नहीं मिला, एक भी व्यक्ति भिखारी नहीं मिला। ये रिकॉर्डेड भाषण है उसका। और अगली जो बात उसने कही कि भारत के सामान्य से सामान्य परिवारों में मैं जब गया हूं तो मैंने सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर हर परिवार में ऐसे देखे जैसे अनाज के ढेर होते हैं, और भारत के लोग कभी उनको गिनते नहीं है, तोल कर रखते हैं। इतना संपन्न राष्ट्र है भारत। और आज उस भारत की जो स्थिति है वो ये है कि 1947 तक जहां सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर अनाज की तरह रहते हो, लोग गिनते ना हो, तोल करके रखते हो, 1947 के आते आते भारत को कंगाल बना दिया था उन्होंने। लेकिन 1947 में आते आते भारत को पूरी तरह लूट लिया और कंगाल बना दिया था। लेकिन 1947 में तो भारत आजाद हो गया। तथाकथित जो कहते हैं जब आजाद हो गया तो हम वापस कहां चलने चाहिए थे? आबाद होने की तरफ चलने चाहिए। जो कंगाल हो गए, अंग्रेजों ने कंगाल कर दिया, तो फिर 1947 के बाद हम आबाद होने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या? आज 2026 है, अंग्रेजों ने हमको बनाया कंगाल और आज हम हैं कर्जदार। कर्ज भी कोई छोटा मोटा नहीं है। आबाद होने की बजाय हम हो गए कर्जदार। और कर्ज कितना? एक व्यक्ति पर, आज एक व्यक्ति पर लगभग 2.5 लाख से ऊपर का कर्जा है। भारत के एक बच्चे के ऊपर भी, जो रात ही जन्मा है जो बच्चा, वो भी 2.5 लाख का कर्जा लेकर के जन्मा है। इतना कर्जा हो गया 1947। कितना भी लूट लिया, कंगाल हम हो गए, लेकिन हम पर कर्जा नहीं था 1947 में। 1 रुपया भी कर्जा नहीं था। लेकिन आज बच्चा बच्चा कर्जदार है भारत का। कैसे हो गया? कैसे हुआ कर्जदार? क्योंकि अंग्रेज जाते जाते एक संस्था स्थापित कर करके गए थे यहां। उस संस्था का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जितने भी बैंकिंग सिस्टम चल रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से चल रहा। और भारतीय रिजर्व बैंक बना था 1934 में। जब सरकार किसकी थी? 1934 में अंग्रेजों की सरकार थी। तो बैंक किसका था? स्थापित किसने किया उनको? बैंक को? आरबीआई को। अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का बैंक है? था नहीं, है आज भी। भारतीय रिजर्व बैंक एक प्राइवेट संस्था है और उसके अंदर सारे जितने बैंक हैं वो सब प्राइवेट हैं। और वो केवल और केवल लूटने की संस्था है भारत को। हमारी जो कमाई है, हमारा जो उत्पादन है, हम जो मेहनत करते हैं, उसका काम ही एक है कि भारत को अगर पूरी तरह गुलाम बनाना है तो भारत के हर व्यक्ति को कर्जदार बना दो। हर व्यक्ति को कर्जदार बना दो। जब ये कर्जदार हो जाएंगे तो इनका जो स्वाभिमान है, इनका जो गौरवशाली इतिहास है, बड़े बड़े महापुरुष भारत में हुए हैं, और इनका जो आर्थिक संपन्नता का जो आत्मबल है वो खत्म हो जाएगा।
क्योंकि कर्जदार कभी भी किसी से आंख मिलाकर वो बात नहीं कर सकता, स्वाभिमान मर जाता है उसका। तो हमको कर्जदार बनाने का ही षड्यंत्र है भारतीय रिजर्व बैंक। अब इस भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से हमारा आर्थिक लूट हो रही है, सामाजिक ह्रास हो रहा है और मानसिक रूप से हम तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, हम पीड़ा में हैं। अब आपका एक ध्यान मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। 2016 में आप जानते होंगे नोटबंदी के नाम से नोटबंदी हुई थी 2016 में। उसमें देश का प्रधानमंत्री शाम को 8 बजे वो टीवी पर आता है और वो भाषण, उसका प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो यूट्यूब पर पड़ा है। मेरे कहने से उसको जरा दोबारा खोल करके यूट्यूब से निकाल करके दोबारा सुनना। वो भाषण जो प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री उस भाषण में देश की जनता को संबोधित करता है और क्या कहता है देशवासियों से कि बड़े नोट से देश में आतंकवाद बढ़ता है, बड़े नोट से देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है और बड़े नोट से देश में कालाधन बढ़ता है। ये 3 चीजें 3 बार उस व्यक्ति ने कही हैं। बड़े नोट के कारण आतंकवाद है देश में, बड़े नोट के कारण भ्रष्टाचार है देश में, बड़े नोट के कारण कालाधन है देश में। इसको रोकने के लिए हमको आज रात को 12 बजे के बाद 1000 का नोट और 500 का नोट, इन 2 बातों को समझना। 1000 का नोट और 500 का नोट ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा, समझना इस बात को। लीगल टेंडर ये शब्द बोला, अब इसमें 2 बात आई निकल करके। नंबर 1, बड़े नोट से कालाधन बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, आतंकवाद बढ़ता है। इसलिए 1000 का और 500 का नोट 12 बजे के बाद वो बंद हो गया। आया कौन सा? 1000 की जगह जो 2000 का नोट आया वो 1000 के से साइज में बड़ा था, छोटा था? साइज में छोटा था। और क्वालिटी कैसी थी उसकी? लाइफ। अगर हम देखें जो पहला 1000 का नोट था उसके मुकाबले उसकी जो लाइफ, चलने की लाइफ है, वो आधी भी नहीं है उसकी। और 500 की जगह 500 का आया। और जो हमारा 50 का नोट चलता था उसका साइज और 500 के नोट का साइज वो लगभग वो सेम था जो आया नया। तो एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, वो कैसे पूरे 140 करोड़ लोगों की आंखों में कैसे धूल झोंकता है। एक तरफ कहता है बड़े नोट से कालाधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद बढ़ता है, और दूने का नोट लिया है उसने चालू कर दिया अगले ही दिन। अब ये समझ में ही नहीं आई देशवासियों में लोग बात, तो भाई कह क्या रहा है यार, कर क्या दिया इसने। एक बात। दूसरी बात, वो जो लीगल टेंडर बोला उसने, रुपया नहीं बोला कि हम 1000 रुपए के नोट को या 1000 रुपए को 500 को ये बंद कर रहे हैं। लीगल टेंडर नहीं रहेगा। अब हमने कभी ये भी नहीं खोजा, गूगल पर सर्च नहीं किया लीगल टेंडर किसको कहते हैं। लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर होता है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव
जो रिप्रेजेंट करता है किसी को, उसको लीगल टेंडर बोलते हैं, वैध निविदा बोलते हैं उसको। हिंदी में वैध निविदा, अंग्रेजी में लीगल टेंडर। मतलब वो रुपए का प्रतिनिधि है, ना कि रुपया। ये प्रधानमंत्री बोल रहा है, रुपए का प्रतिनिधि, रुपए की पर्ची। अब ये बात किसी ने पकड़ी नहीं पकड़ी, लेकिन जनता सरकार मोर्चे ने पकड़ ली। भैया लीगल टेंडर बोल रहा है, तो लीगल टेंडर का क्या मतलब है? जब खोज हाल तो लीगल टेंडर का मतलब है, जैसे अभी तहसील में जाइए आप, आपके पास जब जमीन नाम है आपके खेती की, तो तहसील में क्या मिलती है? उसकी खतौनी मिलती है। तो खतौनी क्या है? वो मेरी जमीन को, मेरी जो भूमि है खेती की, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। वो बता रही है, मतलब मेरी 100 बीघे अगर जमीन है, तो 100 बीघे जमीन का वो क्या है? 100 बीघे जमीन तो नहीं है वो, तो 100 बीघे जमीन के कागज हैं, जमीन नहीं है वो। क्योंकि अगर वो 100 बीघे जमीन होती तो उसमें खेती तो नहीं हो सकती, खेती तो जमीन पे होगी। समझ रहे हो ना? तो वो 100 बीघे जमीन के कागज हैं, ना कि 100 बीघे जमीन। इसी तरह ये जो नोट है, जो लीगल टेंडर है, गवर्नर का वचन पत्र है, ये रुपया नहीं है, ये रुपए के पेपर हैं, रुपए की रसीद है, रुपए के कागज हैं, ये रुपया नहीं है। तो रुपया क्या है हमारा? रुपया क्या है फिर? तो ये समझना बनता है कि नहीं? और ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई देश का आम आदमी नहीं कह रहा, ये प्रधानमंत्री कह रहा है कि रुपया नहीं है तुम्हारे हाथ में, ये रुपए का सर्टिफिकेट है, रुपए की पर्ची है। अब हमने खेत में काम किया 6 महीने, अभी गेहूं की फसल कटी है, तो 6 महीने में हमको कितनी मेहनत लगी होगी, पूरी हमारी जमीन लगी है, हमारी मेहनत लगी है, रात में, ठंड में, जाड़े में, पाले में हमने पानी दिया है, बोया है, नलाई है, डसाई है, स्प्रे किया है, खाद लगाया है। उस सबको करने के बाद जो हमने गेहूं उगाया, उसको लेकर के हम, जो हमारी जरूरत से ज्यादा था, हम कहां गए? मंडी। जब हम मंडी में गए तो आढ़ती ने हमारे गेहूं को बेच दिया। बेचने के बाद उसने उस गेहूं के बदले में क्या दिया हमको? पर्ची दी आरबीआई की। और हमारा गेहूं क्या है? वो हमारा 6 महीने में उगाया गया धन, और उस धन के बदले में हमको क्या दे दिया? पर्ची दे दी। लेकिन उस पर्ची पे गवर्नर का वचन है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मतलब इस पर्ची के बदले में रुपया देने का वादा करता हूं। अब हमको पर्ची मिल गई, अब हमको पर्ची को क्या करना चाहिए? अब हम, आरती ने जो हमको पर्ची दी, उस पर्ची को लेकर के हमको बैंक के पास जाना चाहिए, और बैंक से क्या कहना चाहिए कि मैंने 6 महीने में जो गेहूं उगाए थे वो मेरे आरती ने बेचे हैं, और आरती ने तेरे रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है उसका वचन पत्र दिया है, उसकी पर्ची नहीं है। अब ये पकड़ अपनी पर्ची, और मुझको मेरा रुपया चाहिए, रुपया मांगना चाहिए। रुपया हमने मांगा नहीं, हमने क्या बैंक से ले रखा कर्ज, वो जो कर्ज ले रखा है वो पर्ची उसने उधर से दी, और हम वहां उन पर्चियों को वहां बैंक में जमा करिए। अब उससे नुकसान क्या हुआ हमारा? हमने अपने लोन में जमा कर दी, उसने जो हमको लोन में दिया था उतना ही मान करके उसने जमा कर लिया हो, जबकि होना क्या चाहिए था?
पहले वो मेरे रुपए में कन्वर्ट होगा। मेरा रुपया क्या है? वो है 777 मिलीग्राम गोल्ड। और जो बैंक ने मुझे लोन दिया था, उस लोन में दिए हुए जो नोट थे, पर्ची थी गवर्नर की, वो मेरा 1 रुपया 777 मिलीग्राम गोल्ड, वो लगभग बैंक के दिए हुए पर्चियों में 13,000 की पर्ची देनी पड़ेगी जब मेरा 1 रुपया आएगा। तो आरती ने मेरे गेहूं के बदले में जो 1 रुपया दिया, वो मेरा जाना चाहिए था। जो बैंक ने दिए मुझे 13,000 खत्म उतरने चाहिए थे। लेकिन बैंक ने क्या किया? वो अपनी पर्ची के 1 रुपए के बदले में मेरा 1 रुपया ले लिया, जबकि बैंक के 13,000 के बराबर में जाता मेरा 1 रुपया। इतना बड़ा 13,000 रुपए की 13,000 गुने की लूट हो गई। इसलिए लगातार हम कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्जदार पे कर्जदार हुए जा रहे हैं। और बैंक कुछ नहीं देता हमको, कुछ नहीं देता। बैंक क्या करता है? बैंक के पास हम गए, कहिए हमको लोन चाहिए। ठीक है, लोन करेंगे हम। मॉर्गेज क्या रखोगे? गिरवी क्या रखोगे? मकान के कागज, जमीन के कागज, किसी के भी कागज हमने दे दिए उसको। तो हमने दी उसको वास्तविक संपत्ति अपनी, और उसने क्या किया? उसको चेक करके पूरा चेक किया, मेरे बारे में भी जानकारी की, पूरा रिकॉर्ड छाना, सिविल वगैरह सब कुछ, और जो मैंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की उसकी भी पूरी। उसके बाद उसने एग्रीमेंट किया। एक अच्छी बात ये रही कि वो जो एग्रीमेंट करता है, लोन एग्रीमेंट, ऋण एग्रीमेंट बोलते हैं उसको, उस ऋण एग्रीमेंट में वो रुपया, लोन में रुपया देने का वादा करता है, लेकिन देता क्या है? वो रुपया देता नहीं है। या तो पर्ची देता है, या हमारे खाते में संख्या लिख देता है। संख्या लिख दी उसने, मतलब 10 लाख का लोन किया उसने, तो हमारे खाते में लिख दिया 10 लाख, 10 लाख की संख्या लिख दी, दिया कुछ नहीं। जब हमने अपनी वास्तविक प्रॉपर्टी दी है, तो हमको भी तो उसके बदले में जो लोन चाहिए वो वास्तविक धन के रूप में चाहिए। वो उसने दिया नहीं हमको, और उसका कर रखा उसने एग्रीमेंट हमारे साथ। एग्रीमेंट में रुपया देने का वादा है, क्योंकि मैंने जो लोन मांगा है वो रुपए में मांगा है। और दिया क्या उसने? उसने दिया लीगल टेंडर, वैध निविदा, पर्ची, वचन पत्र गवर्नर का, वो दिया उसने। तो उसके आधार पर हम उसको चैलेंज करते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट का वादा पूरा नहीं किया। जो एग्रीमेंट में लिखा है वो उसने नहीं निभाया। अब कोई एक त्रुटि नहीं है, एक गड़बड़ नहीं है। आप किसी भी नोट को देखोगे, एक तो करेंसी हमारे देश में चल रही है दो, एक भारत सरकार की, एक आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक की। जो 1 रुपया है उसमें लिखा हुआ भारत सरकार, इसमें लिखा हुआ भारत सरकार, और इस पर जो वचन दे रहा है वो भारत सरकार का जो वित्त सचिव है उसके साइन है इस पर। एक ये नोट है, इसमें लिख रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, ये नोट है भारतीय रिजर्व बैंक का। इसमें जो वचन दे रहा है वो दे रहा है गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर, वो वचन दे रहा है 2 रुपए से लेकर के 2000 तक का जो नोट है वो आरबीआई का है, और 1 रुपए का जो नोट है, 1 रुपए का ये भारत सरकार का है। ये बहुत बड़ा धोखा है, मतलब दोनों जो है बहुत बड़ा धोखा है। ये भारत सरकार का केवल एक ही
रुपया है, क्योंकि भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है, नोट भारत की मुद्रा वो नहीं है। भारत की मुद्रा है रुपया, और रुपये का मतलब है 777 मिलीग्राम गोल्ड। कैसे? आदिकाल से धन के बदले धन, मुद्रा की जरूरत क्यों पड़ी? हमको मुद्रा की जरूरत क्यों पड़ती है? मुद्रा खाने के काम तो आती नहीं है, और जीवन उपयोग में कहीं उसकी कोई भूमिका नहीं है। मुद्रा की उपयोगिता यह है कि हमारे पास जब जरूरत से ज्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि भारत में कृषि प्रधान और औद्योगिक प्रधान देश है भारत, तो भारत में जो उत्पादन होता है, जो जरूरत से ज्यादा है, वो सरप्लस होता है। अब हमको जो जरूरत से ज्यादा है, अगर उसको हम रखेंगे तो उसके खराब होने के चांस हैं, बीजने के चांस हैं, गलने के चांस हैं, सड़ने के चांस हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है? जो जरूरत से ज्यादा है उसको हम किसी को देते हैं, और उसके बदले में हम ऐसी चीज लेते हैं धन के रूप में। जैसे हम आपस में बदलते हैं, हमारे घर में गेहूं का आटा है, हमारा मन कर रहा है मक्का की रोटी खाने का, तो हम गेहूं के आटे से मक्का का आटा वो बदल लेते हैं। तो यह है बराबरी, इसको कहते हैं बराबरी, कोई पक्षपात नहीं। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा है, मक्का भी हमारे पास है, गेहूं भी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, तो हम ऐसी धातु हम लेते हैं जो कभी खराब ना हो, जिसका क्षय ना हो। तो हमारे पूर्वजों ने सोने और चांदी को ऐसी धातु के रूप में रखा कि सोना और चांदी ऐसी धातु है, पानी में डाल दो गलेगी नहीं, जंग नहीं लगेगा, मिट्टी में दबा दो कोई जंग नहीं लगेगा, कोई कम नहीं होगा। तो ऐसे धातु हम अपने पास रखते थे, जब हमें जरूरत पड़ती थी तो उसी धातु को लेकर के जरूरत की चीज हम वो ले लेते थे। तो यहां से ये प्रक्रिया चली। तो इसको प्राकृतिक सिद्धांत वो दिया हमारे पूर्वजों ने, प्राकृतिक सिद्धांत। तो ये मुद्रा हमारे यहां चलती थी, लेकिन हमारे यहां 1540 में एक राजा हुए, उनका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने भारत की मुद्रा का नाम रुपया दिया और 2 सिक्के चलाए। एक का नाम रखा रुपया, जो चांदी का था, 1 तोला चांदी का रुपया, और 1 सोने की मोहर, 1 तोला सोने की मोहर और 1 तोले चांदी का रुपया, ये 2 सिक्के चलाए और उनमें अनुपात कर दिया उन्होंने, 1:10 का। 10 रुपए चांदी के, 1 मोहर बराबर, 1 मोहर 2, 10 रुपए चांदी के ले लो, या 10 रुपए चांदी के दो, 1 मोहर ले लो, ये चलता था। लेकिन चूंकि अंग्रेजों को भारत को लूटना था, गुलाम बना के रखना था, तो भारत को आर्थिक रूप से अगर हम कोई भी परिवार हो, राष्ट्र हो, समाज हो, अगर आर्थिक रूप से गुलाम हो गया तो राजनीतिक रूप से गुलाम होगा ही। तो उन्होंने कहा कि इनको आर्थिक रूप से तोड़ देते, राजनीतिक रूप से अपने आप गुलाम हो जाएंगे। तो उन्होंने भारत को जब लूटना शुरू किया, लूटते लूटते भी जो स्थिति वो लाना चाहते थे वो नहीं आ पाई, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत की मुद्रा का ही कूटकरण कर दिया। अच्छा, एक चीज और वो थोड़ा मिस हो रही है, ये रुपया बनाया, मतलब रुपया है क्या? देखिए, जब हमारे जरूरत से ज्यादा उत्पादन होता है तो हम उसको किसी को देते हैं। मान लो अनाज हुआ, तो अनाज को हम कैसे देंगे? तोल करके देंगे। तो हमारे पूर्वजों ने तोलने के लिए मापक बनाया। वो मापक क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम से तोल कर देते हैं। तो किलोग्राम का मतलब है 1000, उसका मानक जो है वो 1000 ग्राम है। अगर किसी का बट्टा किलोग्राम का एक ग्राम से ऊपर नीचे हो जाए तो उसके खिलाफ FIR हो जाएगी, 420 में फ्रॉड हो गया वो। इसी तरह कुछ चीजें लिक्विड में होती थी, दूध है वो हमको देना है किसी को, तेल देना है किसी को, तो उसके लिए क्या है? लीटर।
लीटर का मानक क्या है? वो है 1000 मिलीलीटर। नाप तोल कर देनी है हमको, तो उसका है मीटर, तो उसका भी मानक है 1000 मिलीमीटर। तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर। और नाप करके, तोल करके ये हम देते थे, और हम अपनी ऊर्जा देते थे। तो ऊर्जा का मापन क्या है? वो समय से देते हैं। लेकिन जो भी वस्तु हम देंगे, नाप के देना, तोल करके देना, वो देना, लेकिन वो जो वस्तु हम दे रहे हैं उसका मूल्य कैसे नापेगा? तो मूल्य को मापने का मापक है मुद्रा, और भारत की मुद्रा है रुपया। तो जब हम किसी को देंगे, तोल करके दें, नाप करके दें, या अपनी मेहनत से दें, तो वो हमने जो दिया वो है हमारा धन। तो धन को हम किसके बदले देंगे? धन के बदले। तो सोना और चांदी को हमने मुद्रा बनाया, सोने और चांदी के बदले देंगे, कागज के बदले तो नहीं देंगे। तो ये जो व्यवस्था चली, तो जब शेरशाह सूर्य ने मापक दिया मूल्य किसी वस्तु के मूल्य को नापने का, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? उस मूल्य के मापक को तोड़ दिया। जैसे एक 100 ग्राम के भट्टा पर अगर एक जीरो लगा दी जाए, भट्टा तो 100 ग्राम का, और उसमें एक जीरो लिख दो, तो क्या हो गया? 1000। लेकिन 1000 ग्राम तो नहीं है वो, 1 किलोग्राम तो नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह उन्होंने, अंग्रेजों ने एक कानून लेकर के आए, उस कानून का नाम है पेपर करेंसी एक्ट 1882। उसमें उन्होंने क्या किया कि जो मोहर 10 रुपए की थी, उसको इसी तरह शाम को जैसे वो नोट बंद किए ना, उसी तरह उन्होंने कहा कि आज रात को 12 बजे के बाद जो मोहर 10 रुपए की है वो 10 रुपए की नहीं रहेगी, वो मोहर 15 रुपए की मिलेगी अब 12 बजे के बाद। अब इससे क्या हुआ? रस्तोजी के घर 300 रुपए रखे हैं चांदी के, और एक घर कह रहे हैं कि सुबह मैं टकसाल पर जाऊंगा और मोहर बदल के लाऊंगा। और मोहर कितने की है? 10 रुपए की। 300 रुपए है। अगर 10 रुपए की एक मोहर है, तो 300 रुपए की कितनी मोहर आएंगी? 30 मोहर आएंगी। लेकिन जैसे ही मोहर 15 रुपए की कर दी रात को, तो आप जब सुबह 300 रुपए लेकर के गए, तो अब कितनी मोहर रह गई? 20 मोहर रह गई। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही कानून के माध्यम से 33% सोने की एक ही रात में लूट कर दी उन्होंने। लूट दिया भारत। और केवल सोने की ही लूट नहीं करी, क्योंकि 15 रुपए की मोहर कर दी, तो अब भारत का जो उत्पादन था, उस हर उत्पादन की 33% लूट हो गई, वैल्यू घट गई उससे। तो पहला सीधा डाका उन्होंने ये डाला था। और वो जो कूटकरण किया 1882 में, मोहर को 15 रुपए करके, तो उसमें से रुपए में से सोने किया 33% सोने को निकाल लिया उन्होंने। और धीरे 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 वो लूट होती हुई सोने को निकालते गए, सोने को निकालते गए। आज जो हमारा रुपया है, उसमें सोना कितना है? 0। उसमें सोना नहीं है, उसकी कोई वैल्यू वो नहीं है। इसलिए जो कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई नहीं बढ़ रही है, कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है। रुपए की कीमत घट रही है, और हमको बताया जाता महंगाई बढ़ रही है। महंगाई नहीं बढ़ रही है, रुपए की वैल्यू बढ़ रही है। लूट दिया इन्होंने।
अब हमको दे रखा कागज, हमारा गेहूं ले लिया, हमारा गन्ना ले लिया, हमारा चना ले लिया, हमारी मेहनत ले ली, हमारा ज्वार, हमारे बाजरा, हमारा सब कुछ ले लिया। और अब तो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, एक रहीम दास का दोहा है, मैं अक्सर बोलता हूं उसको, और समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गौधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान। रहीम ने क्या कहा, गाय को क्या बताया, गौधन, गज, गज माने हाथी, धन, वाज माने घोड़ा, धन, गौधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, रत्नों की खान। रत्नों की खान क्या है, भूमि, वो हमारी भूमि है। अन्न कहां पैदा होता है, फल कहां पैदा होते हैं, पानी कहां निकलता है, सोना कहां निकलता है, चांदी, कोयला, इस्पात, डीजल, पेट्रोल, गैस, सब कुछ जमीन में निकलता है। वो जमीन किसके पास है, वो जमीन हमारे पास है, और हम कर्ज में हैं। सारा धन हमारे पास है और रत्नों की खान हमारे पास है, और हम कर्जदार हैं। और कर्जदार किसके हैं हम, किसके कर्जदार हैं, बैंक। बैंक के पास क्या है, गाय है क्या, बैंक के पास हाथी है क्या, उसके पास घोड़ा है क्या, उसके पास रत्नों की खान है क्या, उसके पास कुछ नहीं है। बैंक जिस बिल्डिंग में चल रहा है वो किराए की है। बैंक का जो एटीएम रखा रहता है वो किराए की है। बैंक में जो जनरेटर बाहर लगा हो वो किराए का है। कंप्यूटर रखे हैं वो किराए के हैं, और जो उसमें आदमी रखे हैं वो भी सब किराए के हैं। उसके कर्जदार हो गए हम। सब कुछ हमारे पास है, ऐसा कैसे हो सकता है। कर्ज का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं है। किसी भी शास्त्र को उठाइए, किसी भी आदि वेदों को उठाइए, कुरान को उठाइए, किसी को उठाइए, कर्ज का कोई प्रावधान भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में, भारतीय शास्त्रों में नहीं है। ब्याज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा, ये तो कर दिया रुपए में उन्होंने, रुपए मतलब सोना चांदी जो रुपया होता था उसको बिल्कुल खत्म करके वो कागज कर दिया, और हमको रात दिन कोई चला जाओ। अभी हम जा रहे हैं बैंक में, मान लो मेरे 10 लाख रुपए बैंक में हैं और मैं 1 लाख रुपए का विड्रॉल भर के दे दूं, मैं 1 लाख रुपए मेरे खाते से निकाल के दो, तो बैंक क्या कहेगा, कैश नहीं है जी, कल लाना। अब पहले बताते, अरे भाई जो तुम्हारे पास है नहीं। दूसरा, एक व्यक्ति मेरे साथ और गया, वो बैंक में गया जी मुझे 1 करोड़ रुपए लोन चाहिए, दिखाओ पेपर। उसके पेपर लेते हैं, तुरंत सारे काम करके एग्रीमेंट करने के बाद उसको 1 करोड़ का लोन दे दिया। जब तेरे पास 1 लाख नहीं थे, 1 करोड़ का लोन कैसे दे दिया तूने। वो क्या है, लिखना ही तो है, और उसकी प्रॉपर्टी उसके बैंक के पास पहुंच गई। तो इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर हम गुलाम हो गए तो राजनीतिक रूप से गुलाम होना ही है, और होना नहीं है। हम राजनीतिक रूप से भी पूरी तरह गुलाम ही हैं, क्योंकि हमारी ये सत्ताधीश जो बैठे हैं, ये ना अपनी बुद्धि से काम कर सकते हैं, ना अपने विवेक से काम कर सकते हैं, ना अपनी जरूरत के अनुसार काम कर सकते हैं, ना देश और देशवासियों की आवश्यकता के अनुसार काम कर सकते हैं। ये किसके अनुसार काम करते हैं, आरबीआई के अनुसार, कंपनियों के अनुसार। उनके लिए ये, उन्हीं के लिए काम करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, फर्जी तरीके से हमको कर्जदार बनाया गया। जब किसान उसको या देश का नागरिक उसको दे नहीं पा रहा, तो वसूली में उनको दिक्कत हो रही, क्योंकि किसान के पास है नहीं।
और जमीन लेने के लिए या प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज रखी है उसको लेने में उनको परेशानियां हो रही थी। तो 2002 में यही सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी 2002 में, और इस देश का एक महान नेता जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, वो देश के प्रधानमंत्री थे 2002 में, और उन्होंने बैंकों के लिए एक ऐसा कानून बनाया जिसका नाम है सरफेसी एक्ट। उस कानून का नाम है सरफेसी एक्ट 2002। वो कानून क्या करता है? वो कानून करता है कि भारत के नागरिकों के लिए भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार, वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। जहां से मैंने बात शुरू की थी, मतलब संविधान में भी ये है कि इन तीन चीजों के भारत के नागरिक का विशेष अधिकार है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। इन तीन चीजों को कोई भी छीन नहीं सकता, रोटी, कपड़ा और मकान को। लेकिन 2002 का वो सरफेसी एक्ट का कानून, वो भारत के नागरिक के